प्रभु जी, सारी घटनाएं जो कुछ भी हो रही हैं और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का कहना कि नहीं साहब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जबकि पुलिस से आई हैं भारती घोष, वो चुनाव लड़ रही हैं और वो पुलिस के खिलाफ ही नाराज हैं कि देखिए यार कैसे हो रहा है सब। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर फोकस ज्यादा है कि बड़े नेता थे और मीडिया का सारा अटेंशन उन्हीं के ऊपर है। हमने भी कितनी बार दिखाया उनके ऊपर कि बाकी बंगाल के अंदर और कोई कैंडिडेट जैसे है नहीं, एक शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी रह गए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी बेचारे के इतने बड़े नेता हैं, वहाँ उनको किसने नेता बनाया तो देखने वाली बात अब प्रूव होगा कि वो अपने दम पर नेता था या ममता जी के नाम पर नेता थे। कि नंदीग्राम पे ममता जी ने चुनाव वहाँ जाके लड़ाई की, पॉलिटिकल राजनीति लड़ाई की, नेता वहाँ पर क्रिएट किए, उनमें शुभेंदु अधिकारी एक व्यक्ति हैं कि बीजेपी को कोई वहाँ पर बड़ा नेता नहीं मिला जो कि वो वहाँ पर लड़ा सकते थे। तो शुभेंदु अधिकारी का एक बनता है कि अपने आप मॉरल बूस्ट करने के लिए जगह जगह जाना, अपने आप की विजिबिलिटी बढ़ाना, कि उनके लिए भी फ्यूचर का सवाल है। अगर वो अपनी सीट पे ममता को नहीं आ सकते, अब बीजेपी में उनका फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में आप सोच सकते हैं। क्योंकि काफ़ी नेता जो हैं जो छोड़ के कांग्रेस से गए या बाकी पार्टियों से गए हैं, उनका हाल उतना अच्छा नहीं है हारने के बाद बीजेपी के अंदर, क्योंकि अपने लोगों को ज़्यादा वो चिंता करते हैं बाद में जा करके। तो बंगाल में देखना ये हुआ कि सबसे बड़ी चीज़ कि जो छोड़ करके बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, कि कई सीटों पर आपने देखा होगा कि बीजेपी को परिवर्तन भी करना पड़ा, क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया था जो वहां पर कभी काम नहीं किए, बाहर से आ गए, पढ़ करके आ गए, वहां पर जाकर चुनाव दिया। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी वहां पर लोकल बीजेपी के लोगों के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है परेशानी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जितनी गालियां उस वक्त आक्रमण किया बीजेपी के ऊपर और लेफ्ट के ऊपर, तो वो भी एक किस्म की बात है। परंतु शुभेंदु अधिकारी एक कद से बहुत बड़े नेता बन गए मीडिया के कारण और बीजेपी के जुड़ने के कारण। वो जैसे शर्मा असम के अंदर बीजेपी के बड़े कैंडिडेट बन गए थे, उन्हें नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ करके दिखाया, परंतु शर्मा वहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, कई सालों से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी के ऊपर एडिशनलिटी का काम किया। कांग्रेस और तृणमूल की स्थिति में भी तो अंतर है। ममता की छत्र छाया में रहने वाला ममता के रहते तो बड़ा नेता नहीं हो पाएगा, लेकिन शर्मा वहां बाहर निकल गए। आज देखे तो बड़ा नेता बन गया ना, चाहे कैसे बना ये तो देखने की बात है, क्योंकि ममता के खिलाफ लड़ा इसलिए बड़ा नेता बन गया। शायद कहीं और से खड़ा करते शायद हम उतना टेंशन हम भी नहीं देते। तो इसलिए उनका भी यही है कि हम अपना बंगाल के अंदर, क्योंकि बीजेपी का कोई फेस बड़ा है नहीं अभी तो, जैसे ममता चार्ज लगा रही है कि मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए भी आपको मध्य प्रदेश बंगाली कोई नहीं मिला, आपने बाहर से ला करके मैनिफेस्टो रिलीज किए। तो इस तरह से लगता है कि शुभेंदु अधिकारी उनको लगता है कि फ्यूचर क्या, अगर इस बार जीत गया चुनाव, लगता क्या होगा क्या नहीं होगी, कि आप जो कह के कांटे की टक्कर है कि जो 48% वोट वहां पड़े हैं, अब इनके पास फिगर ज्यादा होंगी और बीजेपी को 7% वोट पड़े हैं, उतना पूरा कवर करना, और मुस्लिम वोट भी बहुत ज्यादा वहां पर है। अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के फ्यूचर का नेता हो सकता है अगर उसकी परफॉर्मेंस रीजनेबली अच्छी होगी। अगर ना भी जीते, वो तो जीतने के लिए खड़े हुए हैं, तो उनके परिवार के लोग शुभेंदु को फ्यूचर का नेता खड़ा करके बाकी जितने भी डिफेक्ट करके आए हैं उनमें से उतना बड़ा नेता कोई कर नहीं पाया। उनके परिवार के लोग तो इच्छा जताई चुके हैं कि कितना बड़ा नेता चाहते हैं वो शुभेंदु अधिकारी। फादर भी आ गए पार्टी के अंदर, बहन भी आ गई, सबका। संजय जी, हम लोग आसाम का जिक्र कर रहे थे, वो शर्मा बात कर रहे थे, वो हेमंत बिस्व शर्मा है। आप देखिए कि आसाम की राजनीति में और वो बीजेपी में शामिल होने के बाद वो इतने बड़े नेता हो गए। इस बार बीजेपी को उनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने किसी को बीजेपी के पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया, और पूरी नजर बनी हुई है कि अगर बीजेपी दोबारा चुनाव जीतती है तो शायद हेमंत बिस्व शर्मा ही वहां के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो हम चूंकि उनका जिक्र कर रहे थे, उनका जिक्र कर रहे थे, इतने बड़े कद के नेता हो गए कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद कि बीजेपी को अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया उन्होंने। बड़ा कद हो गया उनका। अब लेकिन सवाल यह है कि जो बात वो आंकड़े की कर रहे हैं कि इतना डिफरेंस था पिछले चुनाव में 7% और 48% का, क्या शुभेंदु के दम पर या अपने हाई प्रोफाइल स्टार प्रचारकों के दम पर बीजेपी उस गैप को कवर करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, संभावना है। अगर 2016 से 2021 में होने वाले चुनाव की अगर तुलना करें बंगाल में, तो मुझे लगता है वो बहुत गलती होगी, क्योंकि हम एक एनालिस्ट के तौर पे तो अगर हम 2016 को सिर्फ देखते रहेंगे और हम कहेंगे कि क्या कोई पार्टी जिसके 3 उम्मीदवार थे असेंबली में, 10% वोट थे, क्या वो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी? तो 2016 से तुलना करना बिल्कुल एक तरह से बेईमानी होगी। हमें तुलना करना पड़ेगा 2019 से। 2016 और 19 के बीच में बहुत परिवर्तन हुआ है। 2016 में 48% वोट थे तृणमूल के पक्ष में, इस कंस्टिट्यूएंसी में नंदीग्राम की हम बात कर रहे हैं। वोट तकरीबन नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के पास 44%, 45% तो रहेंगे। इसकी वजह बहुत साफ है,
यहाँ पे तकरीबन 25% मुस्लिम मतदाता हैं। अगर आप पिछले चुनावों का रुझान देखें तो मुस्लिम मतदाताओं का एक मुश्त वोट टीएमसी को के तरफ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा 17-18% दलित वोट भी है, जिसका भी बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में होगा। तो 43, 44, 45% वोट पर तो तृणमूल बैठा हुआ है, खड़ा है बिल्कुल नंदीग्राम में। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी 7% से, हम 2016 की बात करें, 7 से क्या वो उसको 45 का आंकड़ा पार कर जाएगी?